नमस्कार, मैं हूं अखिलेश आनंद। एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। 2024 की चुनावी सरगर्मी तेज होने में अभी 1.5 साल से ज्यादा वक्त है, लेकिन उसकी आहट साफ साफ सुनाई पड़ रही है। नीतीश कुमार के जरिए विपक्षी हलचल तेज हुई, लेकिन विपक्ष अभी हाथ ही मिला रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 वाली रणनीति बना ली। तो क्या है प्रधानमंत्री मोदी की जीत वाले 5 प्लान? इसे समझने के लिए देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दो 2024 की चुनावी बारात तो विपक्ष भी निकालना चाहता है, लेकिन बात अभी दूल्हे राजा पर अटकी है। सत्ता की घोड़ी कौन चढ़ेगा, इसके लिए विपक्ष किसी एक चेहरे पर तैयार ही नहीं है। नहीं, आप ये पूछ देते हैं आप लोग। हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। विपक्ष के पीएम दावेदार अभी टीम भी ठीक से जोड़ नहीं पाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 2024 के लिए अपनी फील्डिंग तक सजा ली। आज हम आपको पीएम मोदी के इलेक्शन वॉर रूम में ले चलते हैं कि वहां 2024 की तैयारी कैसे अभी से मुकम्मल हो चुकी है। पिछली बार 303 की जीत में 100 सीटों का इजाफा करने के लिए आखिर क्या है पीएम मोदी का फॉरवर्ड प्लान? भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुलकर के सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप एक एक कर समझिए कि पीएम मोदी की फॉरवर्ड प्लानिंग क्या है। प्लान नंबर 1, मोदी का नाम, शाह का काम। बीजेपी अगर 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है तो इसका बड़ा कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, जिनके कद को टक्कर देने वाला कोई नेता इस वक्त विपक्ष के पास नहीं है। इसको आप असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान से समझ सकते हैं। आप चेहरों से मुकाबला करेंगे नरेंद्र मोदी का तो फिर भाजपा को फायदा हो सकता है। तो बजाय उसके जो जितने भी लोकसभा की सीटें हैं उस पर हम सबको बीजेपी से मुकाबला करने की जरूरत है। विपक्ष इकट्ठा होने की कोशिश में जुटा है और पीएम मोदी के हनुमान गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के लिए वोट इकट्ठा करने में जुट गए हैं। गृह मंत्री शाह ने जैसलमेर में मातेश्वरी तनोट राय मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। उस मंदिर को भव्य बनाने का शिलान्यास भी किया। लेकिन इससे आगे अमित शाह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर में ओबीसी मोर्चा के साथ चुनावी रणनीति बनाई। अमित शाह का टारगेट है कि 2019 में जिन राज्यों में शानदार जीत मिली उसको कायम रखा जाए या और आगे बढ़ाया जाए। इसी वजह से बिहार में नीतीश कुमार छिटके तो शाह अपने दम पर बीजेपी को जिताने के लिए 23 और 24 सितंबर को सीमांचल की यात्रा करने जा रहे हैं। शाह की रणनीति साफ है कि इतना ज्यादा वोट हासिल कर लो कि विपक्ष गठबंधन करे तो भी उसका असर ना हो। जैसे 2019 में यूपी के चुनाव में एसपी बीएसपी का गठबंधन हवा हवाई हो गया। देश में कांग्रेस की 2 सरकारें हैं। कितनी है? दोनों का चुनाव 23 में है। कब है? छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर भाजपा सरकार होती है तो क्या बचेगा? प्लान नंबर 2, नए प्रभारी सब पर भारी। बीजेपी ने अगले चुनाव की तैयारी के लिए राज्यों में प्रभारी तय कर दिए हैं। ये प्रभारी इतने अहम हैं कि कई पूर्व मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को इस काम में लगाया गया है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पंजाब और चंडीगढ़ का जिम्मा सौंपा गया है। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव को हरियाणा का, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को केरल और महेश शर्मा को त्रिपुरा का जिम्मा दिया गया है। संगठन से मजबूत लोगों की बात करें तो पूर्व संगठन महासचिव ओम माथुर को छत्तीसगढ़, यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड और बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मंगल पांडे को पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी जानती है कि जीत का जज्बा सबसे जरूरी है, इसीलिए उसकी नजरें 2024 पर जरूर हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों को भी वो नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसीलिए
जिस छत्तीसगढ़ में पिछली बार चुनाव हार गई थी, वहां विधानसभा जीतने की भी तैयारी कर रही है। आखिर जो रायपुर जीतेगा उसके लिए दिल्ली आसान हो सकती है। प्लान नंबर 3, आरएसएस से बेहतर तालमेल। आरएसएस की पहचान एक अनुशासित संगठन की है। उसके कार्यकर्ता बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। रायपुर में ही आरएसएस की 3 दिनों की बैठक चल रही है। बीजेपी के लिए वो बैठक कितनी अहम है कि उसमें खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष पहुंचे हैं। प्लान नंबर 4, मुश्किल सीटों पर ज्यादा जोर। पिछले लोकसभा चुनाव में 144 ऐसी सीटें थी जिन पर बीजेपी या तो जीतते जीतते रह गई या दूसरे या तीसरे नंबर पर रही। इस बार बीजेपी का टारगेट उन 144 सीटों को अपनी झोली में लाना है। इसके लिए बीजेपी दफ्तर में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ 25 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों की एक गंभीर बैठक हुई। उस बैठक में यह तय हुआ कि एक केंद्रीय मंत्री के जिम्मे 3 से 4 सीटें दी जाएंगी। उन संसदीय क्षेत्रों में मंत्रियों को लगातार जाना होगा, जनता से सीधा संवाद बढ़ाना होगा। बीजेपी का ये प्लान ऐसा है कि अगर 144 में 100 सीटें जीत लें तो 400 पार का टारगेट यूं ही सेट हो जाएगा। लेकिन ममता हो या नीतीश कुमार, सभी कह रहे हैं कि ऐसे कैसे बीजेपी को जीत जाने देंगे। सबको अपोजिशन को यूनाइट करने की कोशिश हम लोग करेंगे तो हम लोगों की राय है, बात है, सबको मिलके करेंगे। चुनाव जब आएगा वो जीरो होकर बैठा रहेगा और रसगुल्ला खाएगा। प्लान नंबर 5, 2024 के लिए नया संसदीय बोर्ड। 2024 में जीत की हैट्रिक के लिए बीजेपी का इलेक्शन वॉर रूम किस कदर तैयार है कि 2014 में बना संसदीय बोर्ड इस बार बदल गया है। पिछले महीने ही बीजेपी ने उसमें जो बदलाव किए हैं वो अगले चुनाव के लिए शानदार रणनीति की तरफ इशारा करते हैं। संसदीय बोर्ड में सर्बानंद सोनवाल को रखा गया है ताकि उत्तर पूर्व में आदिवासी वोटों को साधा जा सके। कर्नाटक से येदियुरप्पा को शामिल किया गया है ताकि लिंगायत वोट को छिटकने न दिया जाए। पंजाब से इकबाल सिंह लालपुरा को शामिल किया गया है ताकि पंजाब में पार्टी पैठ बना सके। हरियाणा से सुधा यादव को शामिल किया गया है ताकि वहां पिछड़े वर्ग को जोड़ा जा सके। साथ ही सुधा यादव कारगिल युद्ध के शहीद की पत्नी हैं। ऐसे में फौजियों में भी पार्टी का आधार मजबूत हो सकता है। वहीं मध्य प्रदेश से सत्यनारायण जटिया को शामिल करके अनुसूचित जाति को साधने की कोशिश हुई है। एक तरफ बीजेपी अपने पंच प्लान से 2024 का घमासान जीतना चाहती है, तो वहीं एबीपी न्यूज ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर देश क्या चाहता है, देश का मूड क्या है। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वे किया जिसमें लोगों से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब रहेंगे। इसमें बस 44% लोगों को ही लगता है कि हाँ वो कामयाब रहेंगे, जबकि 56% लोग ऐसा नहीं मानते। वहीं लोगों से पूछा गया कि नीतीश कुमार अगर पीएम उम्मीदवार बनते हैं तो बीजेपी को फायदा या नुकसान होगा, तो 53% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को ही फायदा होगा, जबकि 47% लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी का नुकसान कर देंगे। यानी जनता का मिजाज भी, देश का मूड भी इस वक्त तो बीजेपी के लिए माकूल नजर आता है। 2024 के लिए चुनावी रणनीति बनाने में बीजेपी युद्ध स्तर पर जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से जुड़ी भूमिकाओं के निर्वाह में जुटे हैं। उसी कड़ी में उन्होंने आईएनएस विराट देश को समर्पित किया, उसका झंडा बदला, गुलामी के प्रतीक बदले और गुलामी का एक प्रतीक तो दिल्ली में भी बदला जब राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी कैसे इतिहास के प्रतीकों को चुनाव की धारा से जोड़ देते हैं, इसे समझने के लिए आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए। यूपी विधानसभा चुनाव की जीत के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया था कि विपक्ष के लिए 2024 के रण में कोई मौका नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि उस तैयारी, उस गेम प्लान का कॉन्फिडेंस है जिसे उन्होंने तैयार किया है
और उस पर अमल भी शुरू हो गया है। मोदी की कोशिश उन राज्यों में बीजेपी को मजबूत करने की है जहां वो सहयोगियों के सहारे है या फिर संघर्ष कर रही है। भारत माता की, भारत माता की। बिहार, जहां लोकसभा की 40 सीट है, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48, आंध्र प्रदेश में 25, तेलंगाना में 17, तमिलनाडु में 39 और केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं, यानी कुल मिलाकर 231 सीटें। 231 सीटों में जीत का किला भेदने के लिए रणनीति तैयार है। ये रणनीति है पीएम मोदी की प्रतीकों वाली राजनीति की। वो प्रतीक जो इतिहास से जुड़े हैं, इन राज्यों की संस्कृति से जुड़े हैं और धर्म से जुड़े हैं। पश्चिम बंगाल में ममता के गढ़ को जीतने में मदद कर सकती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी गई पीएम की श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र में मराठा वोटर्स को बीजेपी के करीब लाने में मददगार हो सकता है छत्रपति शिवाजी के लिए पीएम मोदी का सम्मान। तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में धार्मिक भावनाओं से लोगों को जोड़ने में मदद कर सकते हैं आदि गुरु शंकराचार्य। 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2021 का विधानसभा चुनाव, पीएम मोदी का जादू ऐसा चला कि जिस राज्य में बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं था, वहां बीजेपी विधानसभा में प्रमुख विपक्षी पार्टी बन गई। पश्चिम बंगाल में 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी, जबकि 2019 में ये बढ़कर 18 तक पहुंच गई। इसी तरह 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में 3 सीटें थीं, जो 2021 में बढ़कर 77 हो गई। नमस्कार। मोदी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के लोग किस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। इसका अनुभव वो पश्चिम बंगाल चुनाव में कर चुके हैं। पीएम मोदी नेताजी को प्रतीक बनाकर पश्चिम बंगाल के लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ सकते हैं। दिल्ली के इंडिया गेट के पीछे लगी छतरी के नीचे जहां पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति होती थी, अब वहां नेताजी की विशालकाय मूर्ति लगी हुई है। अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। मोदी जानते हैं कि बांग्ला अस्मिता और उसकी संस्कृति को खुद के साथ जोड़े बगैर ममता को हराना आसान नहीं होगा। ऐसे में नेताजी के सहारे बीजेपी बंगाल में अपनी जमीन मजबूत करने के मिशन पर है। जिस महाराष्ट्र में कभी बीजेपी शिवसेना को आगे रखकर सियासत करती थी, आज उसी महाराष्ट्र में बीजेपी फ्रंट सीट पर है और शिवसेना 2 टुकड़े। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें आती हैं। 2019 में बीजेपी के खाते में 23 सीटें आईं, जबकि शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। ये तब हुआ था जब महाराष्ट्र में दोनों पार्टियों का गठबंधन था। महाराष्ट्र में मराठा वोटों की अहमियत बहुत है। महाराष्ट्र में मराठा आबादी 33% है। महाराष्ट्र में 19 मुख्यमंत्रियों में से 10 मराठा थे। विधानसभा में 40% विधायक मराठा हैं। और अब आपको बताते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मराठाओं का वोटिंग पैटर्न क्या था। 39% मराठा लोगों ने शिवसेना को वोट दिया। 28% मराठाओं ने एनसीपी को चुना। बीजेपी को 20% और कांग्रेस को 9% मराठा वोटर्स ने पसंद किया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों ही मराठा छत्रप माने जाते हैं। पीएम मोदी जानते हैं कि बिना मराठा लोगों के महाराष्ट्र में मनचाही सीटें हासिल करना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने प्रतीकों वाली बिसात बिछा दी है। पहला दांव एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर चला और दूसरा छत्रपति शिवाजी के जरिए मराठा सम्मान का। नेवी के झंडे में शिवाजी की मुहर सीधा संदेश महाराष्ट्र की जनता के लिए था कि वो मोदी ही हैं जो छत्रपति शिवाजी और मराठा अस्मिता के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। ये वो किला है जो अब तक बीजेपी के लिए अभेद्य रहा है, लेकिन मोदी यहाँ भी दस्तक दे रहे हैं।
कर्नाटक में बीजेपी का कब्जा है, लेकिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में बीजेपी बहुत पीछे है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में लोकसभा की 101 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी के खाते में इनमें से सिर्फ 4 सीटें ही आई थी। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से बीजेपी का एक भी लोकसभा सांसद नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य की जन्मभूमि में प्रार्थना करते हुए पीएम मोदी की ये तस्वीर संकेत है उस राजनीति का जो आने वाले वक्त में दक्षिण भारत की राजनीति में दिखाई देने वाली है। केरल दौरे में पीएम शंकराचार्य जन्म स्थान पर गए थे। शंकराचार्य के जरिए पीएम मोदी इन राज्यों में हिंदुत्व वाली राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं। मोदी का दांव सही लगा तो दक्षिण के अभेद्य किले में भी 2024 में छेद हो सकता है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।